15 दिनों बाद 15 दिन बीत चुके थे और दक्ष आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। इन 15 दिनों के समय में वो अपने साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर की सीमा तक पहुंच गया था और जल्दी साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर तक पहुंच सकता था। इसके बाद दक्ष अपने पिता आदित्य सेन के कमरे की ओर चला गया। आदित्य सेन के कमरे में जब आदित्य सेन ने सुना कि दक्ष संप्रदाय में वापस जाना चाहता है, तब ये सुनकर आदित्य सेन चिंतित हो गया और उन्होंने कहा, दक्ष, क्या घर पर अभ्यास करना ठीक नहीं होगा? आपको अभी संप्रदाय में वापस लौटने की क्या आवश्यकता है? आदित्य सेन को अभी भी पिछली घटना याद थी, इसीलिए वो दक्ष को वापस संप्रदाय में नहीं जाने देना चाहते थे। आदित्य सेन की इस बात पर दक्ष ने कहा, पिताजी, कुछ चीजें जरूरी होती हैं। अगर मैं अभ्यास करने के लिए घर पर रुक जाऊंगा तो आप हमेशा मेरी रक्षा करते रहेंगे। इस तरह से मैं कैसे एक मजबूत मार्शल आर्ट योद्धा बन पाऊंगा? ये कहते हुए दक्ष की आंखें तेज रोशनी से चमक रही थी। सेन परिवार की तुलना में सांप्रदायिक ताकत बहुत अधिक मजबूत थी। संप्रदाय में मजबूत मार्शल आर्ट तकनीकों के साथ साथ तेज स्पर्धाएं भी होती थीं। केवल वहीं जाने पर दक्ष और भी तेजी से बढ़ने में सक्षम हो सकता था। इसीलिए वो संप्रदाय में वापस लौटना चाह रहा था। दक्ष की आंखों में दृढ़ता देखकर आदित्य सेन ने अपने दिल में एक आह भरी और कहा, मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। ये सच था कि घर पर रहकर अभ्यास करने से और अपने पापा की शरण में रहने से दक्ष सुरक्षित तो रहता, मगर इस तरह से दक्ष के लिए एक मजबूत योद्धा बनना असंभव हो जाता। हालांकि आदित्य सेन अपने पिता के प्यार के कारण दक्ष को जाने देने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। फिर भी उन्होंने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, अब जबकि आप संप्रदाय में लौटने पर जोर दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं रोकूंगा। हालांकि आपको ये वादा करना होगा कि आप अपनी सुरक्षा पर खास ध्यान देंगे, वरना मेरा ध्यान यहाँ कहीं नहीं लगेगा। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करिए पिताजी, मैं कड़ा अभ्यास करूंगा और अपना ध्यान रखूंगा। इतना ही नहीं, मैं उन सभी को आपके पैरों के नीचे लाऊंगा जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। दक्ष में आत्मविश्वास की प्रबल भावना अच्छी लग रही थी। अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट के कारण दक्ष की साधना की गति औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत तेज थी। उसकी समझने की क्षमता भी मजबूत हो गई थी और इसके अलावा उसका हृदय भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अगले दिन दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय जाने के लिए अपने भवन से बाहर आ गया। वो अपने साथ ज्यादा कुछ लेकर नहीं जा रहा था। वो अपने साथ सिर्फ एक घोड़ा और कुछ भोजन, साथ ही कुछ चांदी के सिक्के लेकर जा रहा था। दक्ष ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, मैं जा रहा हूं। इस पर आदित्य सेन ने कहा, अपना ध्यान रखिएगा। इस पर दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर वो घोड़े पर सवार होकर शाहपुर सिटी से निकल गया। शाहपुर सिटी वो जगह है जहां पर दक्ष का घर है। दक्ष को अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट वॉरियर बहुत पसंद थे। एक अकेला योद्धा घोड़े पर सवार होकर जाता है और तलवार के साथ दुनिया भर में यात्रा करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जीवन में उसे घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा के रूप में दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। ये सोचते हुए दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय की ओर निकल पड़ा। 4 पर्वतीय संप्रदाय शाहपुर सिटी से 10,000 मील दूर था। भले ही दक्ष का घोड़ा एक दिन में 1,000 मील की यात्रा कर सकता था, फिर भी दक्ष को वहां पहुंचने में 10 दिन लग गए। हालांकि इन 10 दिनों के दौरान दक्ष ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। अपने पिछले जीवन में दक्ष कभी भी इतने गर्म खून वाला नहीं था। उसने कभी भी इस तरह के उत्साह का अनुभव नहीं किया था। अनजाने में ही उसकी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया था। साधना के पथ पर चलते हुए अब वो साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर पहुंचने में सक्षम हो गया था। इसके अलावा दक्ष ने हेवी वेव पंच मार्शल तकनीक के अभ्यास में एक नया स्तर भी पार कर लिया था। इन दिनों दक्ष के पास अपने पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली शारीरिक शक्ति थी। उसकी वास्तविक ताकत अब वास्तव में 70 क्रूर हाथियों के ताकत के करीब थी, जो साधना के साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर के लिए भी बेहद शक्तिशाली थी। 4 पर्वतीय संप्रदाय 4 पर्वतों में से सबसे बड़े पर्वत पर स्थित था, जहां इसे नीचे से भी आसानी से देखा जा सकता था। आसमान से देखने पर यह संप्रदाय एक शहर जैसा दिखता था।
इन पर्वतों की सुंदरता स्वर्ग की देन थी। ये पर्वत आपको महान भाग्य और नियति प्रदान करते थे। जब दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय के करीब पहुंचा, तब 2 सुरक्षा गार्डों ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा, रुको, उस घोड़े से नीचे उतरो। ये दोनों रक्षक भी इस 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य थे। उन दोनों गार्डों की आवाज सुनकर दक्ष ने उन्हें तिरस्कार पूर्वक दृष्टि से देखा और अपने घोड़े को वहीं पर रोक दिया। इसी बीच एक अन्य शिष्य घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा और पहाड़ की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन इस बार उन दोनों सुरक्षा सैनिकों ने उस शिष्य को नहीं रोका। ये देखकर दक्ष ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, तुम लोग उसे अंदर जाने से क्यों नहीं रोक रहे हो? इस पर उनमें से एक शिष्य ने उपहास और क्रोध दोनों व्यक्त करते हुए कहा, तुम अपनी तुलना सामान्य शिष्यों से कैसे कर सकते हो? है? तुम पहले ही यहाँ से निकाले गए हो। तुम एक कचरे के टुकड़े हो और कुछ नहीं। उस सुरक्षा में तैनात शिष्य की बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यहाँ केवल ताकत और रुतबे की बात होती है। ये पर्वत रक्षक भले ही ये 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य थे, लेकिन वो केवल सजावट के लिए थे। उनका स्तर बहुत कमजोर था। हालांकि अगर कोई अंदर आना चाहता तो उसे इन पर्वत रक्षकों से होकर गुजरना पड़ता। उनका काम इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उनके पास लोगों को अंदर जाने से रोकने की शक्ति थी। मगर कुछ शक्तिशाली शिष्य उन्हें कुछ भी नहीं मानते थे और वो सीधे संप्रदाय के अंदर जा सकते थे। इस समय दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी कमजोर लोगों को धमकाना और उन्हें अपमानित करना सही होता है, खासकर जब वो तुम्हारे जैसे होते हैं तब। इसके बाद दक्ष ने अपने घोड़े की लगाम खींची, जिससे दक्ष आगे की ओर बढ़ गया और सीधे पहाड़ी की ओर जाने लगा। ये देखकर उन दोनों पर्वत रक्षकों ने एक ही समय में चिल्लाते हुए कहा, अंदर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कचरे के टुकड़े? इस पर दक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी मुट्ठी उठाकर हवा में मुक्का मारा, जिससे हवा में 2 लहरें पैदा हो गईं, जो उन रक्षकों की ओर चली गई। हवा के अचानक अत्यधिक शक्तिशाली झोंके ने उन पर इतना जोरदार प्रहार किया कि वो दोनों रक्षक इस हमले से पीछे की ओर उड़ गए। इसके बाद दक्ष ने एक मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। वो दोनों रक्षक जिन्हें दक्ष ने अभी अपना मुक्का मारा था, वो दोनों हांफते हुए अपने होठों के कोनों से खून पोंछते हुए वापस अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगे। जब वो खड़े हुए तब उन्होंने देखा कि दक्ष पहले से ही बहुत दूर जा चुका था। इससे उनका गुस्सा अंदर से उबलने लगा। 4 पर्वतीय संप्रदाय में अगर 17 से 18 वर्ष के युवक साधना के पथ पर साधारण ऊर्जा के 6वें या 7वें स्तर तक पहुंच जाते तो उनकी प्रतिभा को औसत रूप में माना जाता था। जो लोग साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच जाते उन्हें उत्कृष्ट प्रतिभा माना जाता था। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर हर कोई उनकी प्रशंसा करता था और जो युवक 18 साल की उम्र में वास्तविक ऊर्जा के स्तर पर पहुंच जाते थे, उनकी शक्ति को पूरे देश में सम्मानित किया जाता था। इसके विपरीत अगर कोई 18 साल की उम्र तक साधारण ऊर्जा के 5वें स्तर तक भी नहीं पहुंच पाता था तो दूसरे सब उसे घृणा से देखते थे। अतीत में दक्ष का स्तर इतना निम्न था कि अन्य लोग उसे एक बेकार और कचरे का टुकड़ा कहते थे। सब लोग उसे हमेशा धमकाते थे और वो सभी उसे बेकार समझते थे। दूसरी तरफ दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय में वापस आ गया है। ये बात संप्रदाय के शिष्यों के बीच बहुत तेजी से फैल गई। ये बात उन सभी तक सुरक्षा गार्ड्स ने फैलाई थी जिन्हें दक्ष ने पहले घायल किया था। दक्ष कचरे के टुकड़े के नाम से पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय में प्रसिद्ध था। संप्रदाय के क्षेत्र में घूमते समय दक्ष ने देखा कि सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। उन सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। जो कुछ हो रहा था उस पर दक्ष ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर आगे बढ़ते हुए दक्ष सीधे वहां के पुस्तकालय की ओर चला गया, जिसे जिंग इमारत के नाम से जाना जाता था। जिंग इमारत 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर एक ऐसा स्थान था जहां सभी शिष्यों को विभिन्न मार्शल साधना तकनीक और मार्शल कौशल प्रदान किए जाते थे। हर दिन कई शिष्य इस जिंग इमारत में जाते थे। ये दिन भी कोई अलग नहीं था और इस समय जिंग इमारत शिष्यों से भरी हुई थी। जब दक्ष
जिंग इमारत के पास पहुंचा तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, दक्ष। ये आवाज सुनकर दक्ष ने अचानक चलना बंद कर दिया। उसने अपने चारों ओर देखा और कुछ ही दूरी पर उसने एक किशोर का चेहरा देखा जो काफी ठंडा लग रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ध्रुव सेन था। ध्रुव सेन ने कहा, लगता है तुम अभी तक मरे नहीं, तुम काफी भाग्यशाली हो। दरअसल ध्रुव सेन वही था जिसने पिछली बार दक्ष की हत्या करने की कोशिश की थी। ध्रुव दीपांकर सेन का सबसे बड़ा बेटा था। सबको लगता था कि ध्रुव सेन ने दक्ष को बुरी तरह से पीटा था, मगर दक्ष ही जानता था कि ध्रुव सेन ने सिर्फ उसकी पिटाई नहीं की थी बल्कि उसे मौत के घाट उतार दिया था। दक्ष ने खुद को संभाला और उसने ध्रुव सेन पर एक तीखी नजर डाली और फिर वो मजाकिया ढंग से मुस्कुराया। ध्रुव सेन अभी केवल साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर था, जबकि दक्ष साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर था। लेकिन इसके बाद भी दक्ष ने हेवी वेव पंच तकनीक में भी महारत हासिल कर ली थी, जिससे वो किसी भी तरह से ध्रुव सेन से कम नहीं था। अब दक्ष को केवल 1 या 2 और मार्शल आर्ट कौशल सीखने की आवश्यकता थी। इसके बाद वो निश्चित रूप से ध्रुव सेन को हराने में सक्षम हो सकता था। ध्रुव सेन ने दक्ष को उकसाते हुए कहा, अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई हो तो हम एक और बार द्वंद्व को देख सकते हैं, है ना? दक्ष ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दक्ष ने ध्रुव सेन को सीधे नजरअंदाज कर दिया और वो तुरंत जिंग इमारत की तरफ चला गया। वो पहले अपने कौशल और ताकत में सुधार करना चाहता था और उसके बाद ही वो ध्रुव सेन से बदला लेना चाहता था। दक्ष ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर ध्रुव सेन को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगली बार मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी लाश को तुम्हारे पिता के पास भेज दूंगा। ये कहने के बाद ध्रुव सेन ने दक्ष की ओर नफरत भरी दृष्टि से देखा और वही एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, आखिर जिंग इमारत में तुम कितनी देर छिप पाओगे? एक न एक दिन तुम्हें बाहर तो आना ही पड़ेगा। तब तक मैं तुम्हारा यही इंतजार करता रहूंगा। आखिर ध्रुव सेन क्या करना चाहता था? क्या दक्ष ध्रुव सेन का मुकाबला कर पाएगा? क्या दक्ष को जिंग इमारत में प्रवेश करने दिया जाएगा या फिर उसे संप्रदाय से निकाले जाने की कोई सजा मिलेगी? दक्ष की पुरानी जिंदगी नए दक्ष के लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर देंगी? कहानी में आने वाला है एक नया मोड़।